अपने बारे में बताइए आप। मैंने अपना ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र से किया है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से हुई है और मेरा वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन है। मेरी हॉबी नॉर्थ इंडियन फूड बनाना और महिला प्रधान फिल्में देखना है। कोई महिला प्रधान मूवी का नाम बताइए। सर, एक मर्दानी आई थी रानी मुखर्जी की, वो मैंने देखा, और गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। जैसे मर्दानी ने सोसाइटी को क्या मैसेज दिया, कुछ बता सकती हैं? कि महिलाओं पर जो क्राइम बढ़ रहा था, उसमें रानी मुखर्जी शिवानी डीएसपी के रोल में है और महिलाओं पर जो क्राइम बढ़े थे, क्राइम के विरुद्ध वो आगे आती हैं, कितनी बच्चियों और कितनी लड़कियों को उससे मुक्ति दिलाती हैं, उन्हें नया जीवन देती हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये विमेंस एम्पावरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम कभी कभी हमारा समाज एक पक्षीय हो जाता है? आज हम विमेंस एम्पावरमेंट के साथ हैं और विमेंस एम्पावरमेंट के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुषों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। बहुत बार ऐसा मामला आया है, विमेंस एम्पावरमेंट के चक्कर में पुरुषों का जो है सो एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो एक हम बैलेंस सोसाइटी नहीं बना सकते हैं क्या? हम हमेशा झुक क्यों जाते हैं एक तरफ? इस पर क्या कहना है आपका? बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर महिलाएं भी दोषी होती है, लेकिन जानबूझकर उसमें पुरुषों का आरोपी बना दिया जाता है। तो पहले इसकी जांच होनी चाहिए सूक्ष्म तरीके से, और जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उस एविडेंस की जांच होनी चाहिए कि क्या वो महिला जो आरोप लगा रही है वो सही है या गलत। अगर महिला गलत होती है तो महिला को सजा देनी चाहिए। इसका तरीका यही है, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए, तो जब समाज में शिक्षा का प्रसार होगा तो समस्याएं खुद समाप्त हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो अब जितने जो स्कैम्स होते हैं, बड़े अपराध होते हैं, वो शिक्षित लोग ही कर पाते हैं। छोटे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बहुत छोटे स्तर का अपराध करते हैं जी। पढ़े लिखे लोग तो बहुत हाई अच्छे तरीके का अपराध कर, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि शिक्षित लोग अपराध नहीं करें या शिक्षित लोग गलत काम नहीं करें? अपराध तो सभ्य समाज में भी हो रहा है और जो निचले तबके वहाँ पर भी हो रहा है, तो इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी है और समन्वय की भी कमी जो प्रशासन में देखी जा रही है। तो आपसी समन्वय नहीं है। अगर सही ढंग से उसका मॉनिटरिंग हो, समन्वय हो, तो बहुत हद तक इस पर दूर किया जा सकता है। अच्छा, अभी बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हो? सर, बिहार प्रशासनिक सेवा में मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि इसमें कार्य विविधता है और अलग अलग विभाग में काम करने का मुझे मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। एक तो कारण ये है। दूसरा, इसमें काफ़ी अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा है। तीसरा ये है कि इसमें जो है एक अच्छा लाइफ व्यतीत करने के लिए एक स्मार्ट सैलरी है, जो अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए होना चाहिए। अच्छा, इकोनॉमी आपका ऑप्शनल पेपर है। कुछ समय पहले अमेरिका ने ये मान लिया, अमेरिका ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र है। मैं ये मानता हूँ, आपने सब सुना होगा, ये मुद्दा उठा था। और उन्होंने कहा कि सभी विकसित राष्ट्रों को ये मान लेना चाहिए कि भारत अब एक विकसित राष्ट्र है। आप इसमें क्या मानना है? भारत को ये मान लेना चाहिए कि भारत एक विकसित राष्ट्र है? वर्तमान समय की सारी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील है। क्योंकि विकास के उस आयाम पर पहुँचने के लिए भारत को भी बहुत हर मोर्चे पर सुधार की जरूरत है। ये कौन सी बात थी? कोई और कह रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं और हम खुद ही का मान रहे हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद जारी हुआ वो -23.9% गिरावट हुई। तो सबको दिक्कत हुई उसमें। तो उसके पहले सर, कोरोना के पहले स्थिति अच्छी थी, लेकिन अभी संभलने में थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी संभली है, टाइम लग गया सर। क्यों नहीं मान रहे हैं? इसका कुछ पॉइंट्स बता दीजिए हमको। हम क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम डेवलप नेशन है? इस अगर मान लेंगे तो क्या हानियाँ हो जाएंगी? सर, डेवलप नेशन नहीं है, इसके पीछे कई कारण है। पहला कि हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ उसमें वो ठीक है। आप बस ये बताइए कि हम मान क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, अगर मान लेंगे तो क्या लॉस होगा इंडियन इकोनॉमी को, ये बताइए। अगर भारत अपने आप को मान लेता है तो विकसित है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन अभी पूरी तरह से सभी जगह पर विकसित नहीं हुए। एक शिक्षा का स्तर बहुत जगह पर सामान्य नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। डिजिटल डिविडेंड की समस्या है, वो भी है कि विकास के लिए डिजिटल डिविडेंड एक समस्या है। चौथी सर समस्या ये है कि फाइनेंस की भी कमी है। पांचवा ये है कि एक स्वास्थ्य लेवल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश की वो बहुत अच्छी नहीं है, इसको सुधार करने की। आपको नहीं लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सब्सिडी पे पड़ेगा? और WTO में तो हमेशा ये विवाद भी होता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसी वजह से नहीं मानती इस बात को।
एग्रीकल्चर यस सर, WTO के मंच पर हमेशा ये मुद्दा उठता है कि दोहा चक्र की बातचीत भी हुई थी, उसमें हुआ था कि विकसित देश और विकासशील देश की भी सब्सिडी को लेकर अक्सर विवाद होता है। विकासशील देश जब भी अपने किसान को सब्सिडी देते हैं तो विकसित देश उसका विरोध करते हैं। तो ये एक बहुत ही पुराना मुद्दा है। और दूसरा कारण है कि अगर किसान को सरकार सब्सिडी देती है या और अधिक सहायता या सुविधा देती है तो NPA बढ़ जाएगा, फंड पर भी असर पड़ेगा। अच्छा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या अंतर है? सर, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक संकुचित अवधारणा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक व्यापक अवधारणा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के तहत केवल मात्रात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको देखा जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ये सब को उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़े आयाम को देखा जाता है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ ह्यूमन इंडेक्स में जो सुधार हो रहा है वो है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, समावेशी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बड़ा आयाम आ जाता है। अभी कैग कौन है भारत का? कैग गिरीश मुर्मू जी। हाँ, गिरीश मुर्मू है। अच्छा, ये कैग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल है? 148 से सर शुरू है। 148। अच्छा, अभी कैग का रिपोर्ट बहुत चर्चा में रहा था, बता सकते हैं क्यों चर्चा में रहा था? ये सर पढ़ी थी, पेपर में भी देखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड से हट गया है। ये किसान कानून में क्या समस्या है? ये क्यों इतना विवाद कर रहा है? क्या दिक्कत क्या है? सर, किसान कानून जो 3 लाया गया है, तीनों को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। एक तो सरकार ने पहले कानून कहा है कि APMC मंडी के अलावा आप अपने उत्पाद को प्राइवेट मंडियों में बेच सकते हैं, लेकिन किसानों को लग रहा है कि प्राइवेट मंडी में बेचेंगे तो जो निजी अधिक व्यापारी हैं वो उनको उचित मूल्य नहीं देंगे। APMC की मंडी में उनको उचित मूल्य मिलता था, इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। दूसरा, अनुबंध खेती, दूसरे कानून में अनुबंध खेती का प्रावधान किया गया। किसानों को लग रहा है कि अगर हम अनुबंध खेती पर समझौता कर दें, उनकी ज़मीन जो है, जो बड़े बड़े व्यापारी या व्यवसायी जो हैं उनकी ज़मीन को हड़प लेंगे तो उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ये एक समस्या उनके अंदर हुई है। किसानों को डर है कि अब सीधे हमें SDM कोर्ट में जाकर अपील करना होगा, सेशन कोर्ट में जाने का अधिकार, लेकिन सरकार तर्क दे चुकी है कि सेशन कोर्ट में अपनी बातों को रख सकते हैं। तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 से 1955 का था, संशोधन किया गया। इसमें सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं से चावल, दाल, गेहूँ, तिलहन, तो सरकार एक रेगुलेशन रखती थी और उससे क्या होता था कि कालाबाजारी नहीं होती थी, लेकिन सरकार इस रेगुलेशन को हटा दी है। तो इससे किसानों का कहना है कि किसानों को भी नुकसान होगा, उपभोक्ता को भी नुकसान होगा, बड़े बड़े व्यापारी इसका स्टोर करेंगे, कालाबाजारी। ये MSP को लेकर इतना विवाद हो रहा है, और MSP कितने फसलों पर दी जाती है? सर, अभी 22 फसलों पर दी जा रही है। 22+1 23 एक ईक है जी, उसको भी 23 हो जाता है। तो ये क्या है कि आपको क्या लगता है, MSP खत्म नहीं कर देना चाहिए? ये हम ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में स्टार्ट किए थे, बहुत टाइम हो गया, खत्म कर देना चाहिए MSP? क्यों इतना हंगामा हो रहा है MSP को लेकर? सर, MSP को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसान को एक संरक्षण देता है। किसान अपने उत्पाद को सरकारी मूल्य पर जब बेचते हैं तो किसानों को उनकी लागत से कुछ अधिक या लागत तक का जो उचित मूल्य है उन्हें मिलता है। इसलिए मेरे दृष्टि से इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। जिस कंसेप्ट के साथ MSP लाया गया था, जब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम पे MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, इन लोगों का वो रिकमेंडेशन था कि कुछ ऐसा किया जाए कि गवर्नमेंट फार्मर्स इनिशिएटिव ले, रिस्क ले और फसल लगाए और हम उनको गारंटी दे कि हम खरीदेंगे। बिकॉज की मसला था फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारा अमेरिका से PL 480 टूट गया था और हमारे यहाँ खाद्यान्न हो नहीं रहे थे, तो वो दिक्कत थी। तो इस वजह से ये चीज़ें हुई थी कि उनको प्रोत्साहित किया जाए किसानों को, और वो हुआ भी। और 90-80 आते आते हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गया और हो भी गया फूड सिक्योरिटी। और वहाँ पे प्रोडक्शन का इशू नहीं था 90-80 में, 90-80 से डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है, खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं 1980 के दशक से ही लगभग। तो जब वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया तो फिर अब तो खत्म कर देना चाहिए ना। तो अब कौन सा लक्ष्य चाहिए जिस वजह से हम MSP दे रहे हैं? सरकार पर बोझ बढ़ता है, बोझ बढ़ रहा है, लेकिन किसानों की अभी स्थिति हमारे देश में अच्छी नहीं है। किसान ट्रैक्टर से आके हंगामा कर रहे हैं। सर, वो पंजाब हरियाणा के किसान को ही फायदा हो रहा है, बाकी से बिहार है, उत्तर प्रदेश है और बाकी जो बिहार के किसान तो हंगामा भी नहीं कर रहे। बिहार में सीमांत किसानों की संख्या सर ज़्यादा है और सीमांत किसानों को MSP का कोई लाभ नहीं मिलता है। MSP का डायरेक्ट लाभ मिलता है पंजाब हरियाणा किसान के जो बड़े बड़े किसान हैं उनको मिल रहा है। बड़े बड़े किसानों को नहीं भी मिले तो क्या दिक्कत है?
मुझे लग रहा है कि एमएसपी पे अगर हमारी फसल को नहीं बेचा जाएगा तो उन्हें उतना लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। मतलब नहीं खत्म करना चाहिए, नहीं खत्म करना चाहिए, किसानों को प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में मुद्रा प्रसार में वृद्धि हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये मुद्रा प्रसार हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? मैम, मुद्रा प्रसार के बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कोरोना के काल में जो लॉकडाउन हुआ था और हमारे देश की इकोनॉमी चरमरा गई थी, तो आरबीआई बैंक के द्वारा जीडीपी को बढ़ाने के लिए कई तरीके से मार्केट में जो मनी को दिया गया, मनी को सब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी है, लोगों के पास पैसे आए हैं। त्योहारों के सीज़न में भी देखा गया कि दोपहिया वाहनों की बिक्री भी ज़्यादा हुई इसके सीज़न में, तो कहीं ना कहीं ये पैसे आए हैं मार्केट में, तो मुद्रा प्रसार बढ़ा है। इसके अलावा पेट्रोल और की बात की जाए तो खाड़ी के देशों में पेट्रोल की कीमत काफ़ी अधिक कम हो गई थी कोरोना वायरस के कारण, वहाँ कोई पेट्रोल की बिक्री नहीं हो रही थी। भारत को उसका फ़ायदा मिला है और भारत में इस वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा और मुद्रा प्रसार में भी बढ़ोतरी भी है। विमुद्रीकरण से समझते हैं ना? विमुद्रीकरण के मतलब विमुद्रीकरण? यस मैम। हाँ, उसके बारे में बता सकते हैं? विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जब अर्थव्यवस्था या बाजार में काला धन काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, तो सरकार विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाती है और काले धन के रूप में जितने सीरीज के जो नोट हैं उन सारे नोटों को सरकार हटा देती है, उसके स्थान पर नई सीरीज के नोट जारी करती है ताकि अर्थव्यवस्था से काले धन का सफाया हो सके। और ये कब कब लागू हुआ है ऐसा? ये मैम एक बार सबसे पहली बार 46 में, फिर 1978 में, फिर 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, सपोज डेट कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो आप मतलब कि वो काला धन के ही रूप में है, तो वो आप मेरे से कैसे निकलवाएंगे? क्योंकि आप जान रही है कि मेरे पास है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये है, लेकिन कैसे निकलवाएंगे उसको? तो आप के अकाउंट जो है KYC अकाउंट है, नहीं, वो उसमें नहीं है, सेविंग नहीं है, वो हम ऐसा ही रखे होगा उसको। तो मैम आपका इनकम टैक्स में आप टैक्स पे कर रही हैं या नहीं, वहाँ से आपको खंगालेंगे कि अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो सॉरी मैम। अच्छा, कैपिटल हिल के बारे में जानती हैं? कैपिटल हिल? यस, कैपिटल ये पूंजीवाद है। और कैपिटल हिल क्या है? कैपिटल हिल, हाँ, चर्चा में अभी था ना हाल में। यस मैम। कैपिटल हिल के बारे में? कैपिटल हिल अमेरिका के संसद भवन को कहा जाता है, वाशिंगटन DC में है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों के द्वारा कैपिटल हिल पर जो हमला करवाया गया, और ये अमेरिका जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र विकसित देश है, तो उस पर हमला होना ये सही भी नहीं है। क्यों हमला हुआ था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया में कुछ दिन पहले जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदियों की संख्या ज़्यादा थी और रिपब्लिकन पार्टी की कम थी, तो जॉर्जिया का जो रिजल्ट आया उसमें डोनाल्ड ट्रंप को आशा के अनुरूप मैम बढ़त नहीं मिली और डोनाल्ड ट्रंप हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए वहाँ पर हमला करवा दिया। अच्छा, और ये जो महाभियोग लगाया जा रहा है, यस मैम। वो कैसा लगता है? प्रक्रिया क्या है वहाँ का, अमेरिका का? सर मैम, अमेरिका में एक प्रावधान है कि वहाँ पर 25वां संविधान संशोधन एक है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति सही ढंग से अपनी ड्यूटीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ के उपराष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है, वहाँ के कैबिनेट को अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाकर उनको उनके पद से हटा सकते हैं। अच्छा, इंडिया में भी तो है ना ये महाभियोग के लाने का? यस। इंडिया में किसको लगाया जाता है महाभियोग? भारत में तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं किया गया है। तो प्रक्रिया क्या है? अगर लगा तो प्रक्रिया क्या होगा? हमारे देश में महामहिम राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। बाय द वे, अगर लोकसभा इस प्रस्ताव को ला रही है तो लोकसभा में जब ये प्रस्ताव पास होगा तो राष्ट्रपति जी को सूचना दे दी जाएगी कि अपना महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, आप अपने बचाव के लिए वकील रख लीजिए। और जैसे वहाँ ये प्रस्ताव पारित होगा फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जैसे ही पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और किसी को भी लगाया जाता है महाभियोग?
नो मैम, बस एक तो महाबीर। अच्छा, ये चेक क्लोनिंग अभी चर्चा में है, क्या है चेक क्लोनिंग? चेक क्लोनिंग, सॉरी मैम, इसके बारे में जानकारी नहीं। सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा पास करने की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अब स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं। जी काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है जी। शिक्षिका। कहा जाता है कि राष्ट्र का जो चरित्र है वो विद्यालय की कक्षाओं में निर्मित होता है। जी सर। तो क्या आप इस प्रकार के राष्ट्र के चरित्र का निर्माण अपनी कक्षाओं में होता हुआ देखते हैं? हाँ सर, बहुत हद तक मैं अपने किस प्रकार का स्कूल है आपका? कोएड है या फिर गर्ल्स स्कूल है? सर मैं एक स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ सर, मैं बोलने चाह रही थी, मैं एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाती हूँ और वो एसएससी बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। अच्छा, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पढ़ाती हैं। क्या विषय पढ़ाती हैं आप? सर इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स में एक वर्ड है पीपीपी, फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और भी कुछ है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तो है और दूसरे के बारे में सर नहीं पता। एक परचेसिंग पावर पैरिटी है। ठीक है, तो हमें दोनों का मतलब समझाइए। सर परचेसिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति क्षमता होती है, इससे पता चलता है क्षमता या क्षमता? क्षमता कह सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी देश में उपभोक्ता कितनी परचेसिंग कर रहे हैं, उनकी परचेसिंग पावर जो कैपेसिटी है वो कितनी है। ये वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस आधार पर भी अपना अपना रिपोर्ट जारी करती है। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका आकलन कैसे होता है? ये आकलन तो सर पता नहीं है। हम लोग प्रायः सुनते हैं कि $1 बराबर 60 रुपये 70 रुपये, ये आकलन कैसे होता है? ये स्टैंडर्ड डॉलर तो स्टैंडर्ड करेंसी है, तो डॉलर की को ही माना जाता है काउंटिंग करने के लिए। और डॉलर के मूल्य में डेली का जो होता है स्टेबिलिटी रेट, हर देश का, जैसे भारत का रुपया कितना है, पाउंड कितना है, तो उस आधार पर ये काउंट किया जाता है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि ₹1 बराबर $1 हो जाए? तो इसके लिए क्या करना होगा भारत को? ₹1 बराबर $1 हो जाए? कोई बात नहीं। इस बार का नोबेल प्राइज किसे दिया गया इकोनॉमिक्स के लिए, बता सकते हैं? और किस चीज़ के लिए? सर एक 2-3 नाम सर, कोई बात नहीं, नाम थोड़ा टिपिकल, लेकिन मैं उनका पीछे का नाम याद रखी हूँ। कोई पूरा नाम तो नहीं बोल सकती, लेकिन एक मिल है उनको दिया गया है, और एक बस वही याद है मुझे, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। हाँ ठीक है, किस चीज़ के लिए दिया गया है? अब ये तो सब एक रॉबर्ट है और एक पॉल मिलग्राम कुछ ऐसे करके ऑक्शन थ्योरी के लिए दिया गया है। ये बताइए, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग प्राय चीज़ देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, प्रशासन को डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनौकरशाहीकरण, ये सब अवधारणाएं पढ़ते हैं। एक बहुत पहले हम लोग सुनते थे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, बता सकते हैं कि ये क्या है और इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? मतलब खासतौर से इंडिया जैसे देश में जो जनसंख्या की विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? माल्थस जी कहते हैं कि जनसंख्या में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, तो अगर इंसान के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता है, सरकार के द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी या कार्यक्रम नहीं लाया जाता है, तो प्रकृति जो है उस प्राकृतिक विविधता के रूप में जनसंख्या को नियंत्रित करती है। तो उन्होंने ये अपने सिद्धांत में कहा था। और तो क्या इंडिया को वेट करना चाहिए ऐसी प्राकृतिक आपदा का? इंडिया को ऐसी प्राकृतिक सर, पहला प्रशासनिक सुधार जो है 1966 में आया था, मोरारजी देसाई जी थे, उनकी सिफारिश पर किया गया था। तो उस प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिशें थी। और दूसरा प्रशासनिक सुधार ये 2005 में वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में आया था। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग की 2 सिफारिश थी इसमें कहा गया था कि राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक। ठीक है, ये बताइए मुझे, आजकल एक शब्द चर्चा में है इकोनॉमी में, सर्कुलर इकोनॉमी, बता सकते हैं क्या है सर्कुलर इकोनॉमी? ऐसा सॉरी कुछ एक कन्वर्टिव रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से हम क्या समझते हैं? रुपये के पूर्ण परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि रुपये को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और वो अपने हिसाब से अपने स्टेबल कर लेती है। नहीं, हम आपके उत्तर से सहमत नहीं हैं। क्या इंडिया में रुपया फुल कन्वर्टिबल है? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति में हो? चालू खाते में सर तो है, लेकिन पूंजी खाते में नहीं। पूंजी खाते में। चलिए, एक बात बताइए, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग एक सिद्धांत पढ़ते हैं, डॉग रूल, पीटर का डॉग रूल, बता सकते हैं ये क्या है? नहीं सर बता सकते। ओके, एक विचारक हुए हैं, उनका नाम है मैकग्रेगर,
नाम सुना है आपने? मैक्स वेबर। मैकग्रेगर मैं बोल रहा हूँ। हर्जबर्ग है, मैकग्रेगर का नाम सुना है आपने? मैं ग्रेगर का नहीं सुनी, लेकिन मास्लो हर्जबर्ग का सुनी। मास्लो हर्जबर्ग, मैकग्रेगर का आपने नहीं सुना है? अच्छा ठीक है। अब्राहम मास्लो का आपने वो पद सोपान वाला पढ़ा होगा। जी। ठीक है। मैकग्रेगर का एक्स और वाई थ्योरी है परहैप्स कुछ एक्स पढ़ा वाई, है? यस। हाँ, क्या है उसमें उन्होंने एक्स के जरिए कहा था कि इंसान को दो तरह की प्रकृति से बताया था कि एक्स प्रकृति की जो तो फिर आपने एक्स वाई थ्योरी पढ़ा, फिर कह रहे हैं कि मैकग्रेगर का नाम भी नहीं सुना? एक्स वाई वाले तो आपने कहा तो मुझे याद आ गई। अच्छा। एक्स में कहा कि एक्स प्रकृति के जो इंसान होते हैं वो थोड़ा सा आलसी होते हैं और वो काम के प्रति। आप किस प्रकार के इंसान हैं, एक्स प्रकार के या वाई प्रकार? मैं वाई प्रकार की हूँ। अच्छा तो एक्स के जो इंसान होते हैं ठीक है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? सर वुडरो विल्सन जी। वुडरो विल्सन है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।